नमस्कार साथियों, विद्या क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग स्पेशल सेशन की चौथी क्लास के बारे में। साथियों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें और आपके जितने भी भाई बहन और साथी मिलने वाले जिनको रीजनिंग हार्ड लगती है उन सब तक ये वीडियो शेयर कर दे। तो आइए जानते हैं आज के हमारी इस चौथी क्लास का पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, देखते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, हमें बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। एक क्वेश्चन है ना, अरोड़ा दंपति के विनीत तथा मयंक दो पुत्र तथा उमा एक पुत्री है। अरोड़ा एक दंपति है, मतलब अरोड़ा फैमिली है ना, और उस फैमिली के विनीत तथा मयंक दो तो पुत्र है और उमा एक पुत्री है। ठीक है, तीनों संतानों में उमा सबसे बड़ी है। तीन संतान हो गई, एक मयंक है, एक विनीत है और एक उमा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इन तीनों में से सबसे जो बड़ी संतान है वो किसके रूप में है? उमा के रूप में है। फिर हमने कहा जिसकी शादी नितेश आहूजा से हुई है। ठीक है, पिंटू इनका पुत्र है। विनीत की शादी खत्री परिवार की लड़की रेखा से हुई है। फिर कह रहा है जिनकी पिंकी तथा डोली दो पुत्रियां हैं, बताइए पिंटू का मयंक से क्या रिश्ता होगा। चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, एक मामा का, दूसरा चाचा का, तीसरा नाना का और चौथा दिया जा रहा है दादा का। तो आइए जानते हैं साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे निकालना है। तो हमने सीखा है लास्ट क्लास के अंतर्गत कि ऐसे क्वेश्चन में हमें एक फैमिली ट्री बनाना होता है, एक वंश वृक्ष बनाना होता है, उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से हम दे पाएंगे। तो आइए जानते हैं। और मैंने बताया भी था आपको कि ब्लड रिलेशन के इन क्वेश्चनों को हमें एक साथ पढ़ने की गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले जानते हैं इसका डायग्राम किस प्रकार बनने वाला है। तो इसने कहा अरोड़ा दंपति के विनीत मयंक दो पुत्र उमा एक पुत्री के रूप में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस अरोड़ा दंपति को बनाना है। और दंपति के अंदर नाम नहीं दिया जा रहा, तो हम इनका डायग्राम कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। यहां हम बना देते हैं कि एक महिला है और उस महिला का जो हस्बैंड है ना, और इन दोनों को हम राउंड में कर देंगे और हम कह देंगे ये जो दंपति है ये दंपति क्या कहला रही है, तो इसका नाम दिया जा रहा है कि ये अरोड़ा दंपति है। मतलब इनका जो फैमिली का जो सरनेम है वो क्या है? अरोड़ा है। चलो ठीक है, इसके बाद में अगली बात क्या कही जा रही है? अगली बात आपसे कही जा रही है कि विनीत मयंक दो पुत्र उमा एक पुत्री है और तीनों संतानों में सबसे बड़ी कौन है? उमा है। तो सबसे बड़ी संतान कौन है? उमा है। तो अपन यहाँ आप इनके नीचे भी लिख सकते हो, इसके नीचे भी लिख सकते हो। हम जैसे कि यहाँ लिखते हैं कि उमा इनकी सबसे बड़ी संतान है, तो यहाँ लिख देंगे हम उमा के रूप में, ये उमा लिख दिया और उमा सबसे बड़ी संतान है और इसकी अपन यहाँ माइनस लगा देंगे क्योंकि यह एक महिला के रूप में है। ठीक है, और आगे कही भी जा रही है कि उमा सबसे बड़ी है जिसकी शादी नितेश आहूजा से हुई है। इसकी शादी किससे हुई साथियों? नितेश से हुई है। और नितेश से हुई है तो अपन इधर लिख देंगे नितेश को, ये नितेश लिख दिया और नितेश लिख के यहाँ अपन लगा देंगे प्लस और इन दोनों को अपन राउंड में कर देंगे क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है। आगे अपन देखते हैं इनकी फैमिली का सरनेम भी हमें दिया जा रहा है कि ये जो उमा और नितेश है ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उस फैमिली का नाम है आहूजा फैमिली। कौन सी फैमिली है? आहूजा फैमिली है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? हमने दो बातें छोड़ दी, विनीत तथा मयंक इनके दो पुत्र भी है। विनीत और मयंक दो पुत्र है, तो एक जो पुत्र है वो इसका भाई होगा, तो इधर लिख देंगे एक पुत्र जो है मयंक के रूप में है और दूसरा जो पुत्र है वो विनीत के रूप में। चलो ये लिख दिया विनीत के रूप में। ठीक है, तो तीनों भाई बहन हो गए। सबसे बड़ी संतान उमा हो गई जिसका विवाह नितेश आहूजा से हुआ। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है पिंटू इनका पुत्र है। पिंटू इनका पुत्र है, किसका पुत्र है? जिसकी शादी नितेश आहूजा से हुई और नितेश आहूजा से शादी किसकी हुई? उमा की हुई है। तो उमा का जो पुत्र है उसका नाम क्या है? पिंटू है। तो यहां लिख देंगे अपन पिंटू और पिंटू पुत्र है तो यहां लिख देंगे अपन प्लस लगा देंगे। अब आगे क्या कह रहा है? विनीत की शादी खत्री परिवार की लड़की रेखा से हुई है। विनीत यहाँ पे है, विनीत की शादी किससे हुई है? रेखा से हुई है। यहां हम लिख देंगे रेखा और लगा देंगे माइनस और इन दोनों को बना देंगे हम पति पत्नी। इनके बारे में यह भी कहा जा रहा है इनका जो परिवार है वह परिवार क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना इसके परिवार का सरनेम है खत्री परिवार। कौन सा परिवार है? खत्री। तो एक अरोड़ा हो गया, एक आहूजा हो गया, एक खत्री हो गया। चलो ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा रहा? अगली लाइन आपको दी जा रही है
कि रेखा से हुई है, ठीक है, जिनकी पिंकी तथा डोली दो पुत्रियां हैं। अब इनके दो पुत्रियां हैं, तो अपन नीचे बना देंगे, एक पुत्री है पिंकी, तो पिंकी के लिए अपन लिख देंगे माइनस पिंकी, और दूसरी पुत्री जो है वो है डोली, और आगे लगा देंगे इसके भी माइनस। तो दोनों पुत्रियों को भी अपन ने यहाँ पे डायग्राम में बिठा दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पिंटू का मयंक से क्या रिश्ता होगा, ये आपको बताना है। तो अब आपको देखना है कि ये पिंटू इस मयंक को क्या कहेगा। साथियों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सटीक नहीं बैठेगा। ये लाइन इस प्रकार लिखी हुई रहेगी, मयंक का पिंटू से क्या रिश्ता होगा, मयंक का पिंटू से क्या रिश्ता होगा, ये क्वेश्चन पूछाएगा आपसे। पिंटू का, हर मयंक का पिंटू से क्या रिश्ता होगा, ऐसा आएगा क्वेश्चन, है ना। और हम कहेंगे कि ये जो पिंटू है इस मयंक को क्या कहेगा। सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को जो कहता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पर्सन पिंटू ये रहा और मयंक यहाँ पे है, तो सबसे पहले पिंटू इसको कहेगा अपनी माता, और माता का भाई क्या कहलाता है, मामा कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मामा का हो जाएगा। ये जो लाइन आती है ये ऐसा आती है, पिंटू का मयंक से क्या रिश्ता होगा, तो फिर मयंक पिंटू को क्या कहेगा, तो फिर यहाँ आंसर भांजे का होगा, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। इसलिए इस लाइन को हम चेंज करेंगे, मयंक का पिंटू से क्या संबंध होगा, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मामा का होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आता है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, यदि 5 जनवरी 1996 को बुधवार रहा हो तो बताइए 3 अगस्त 1996 को क्या वार रहा होगा। देखिएगा इसमें हमें ईयर तो सेम दिया जा रहा है, 1996 ही है, लेकिन एक 5 जनवरी और एक तरफ दी जा रही 3 अगस्त, मतलब 5 जनवरी और 3 अगस्त के मध्य काफी बड़ा डिफरेंस हो जाता है, और फिर आपसे वार पूछा जा रहा है। तो ऐसी क्वेश्चन में हमें डिफरेंस से निकालना होता है, डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो आइए जानते हैं, हमें कहा जा रहा है कि 5 जनवरी 1996 को जो वार है वो दिया जा रहा है, कौन सा है बोलो, 5 जनवरी 1996 को जो वार बताया जा रहा है वो वार बताया जा रहा है कि इस दिन जो वार है वो बुधवार है। बोलो कौन सा वार है, बुधवार है। और फिर अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, तो बताइए 3 अगस्त 1996 को कौन सा वार होगा, 3 अगस्त 1996 को कौन सा वार होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों आपको क्या करना है, 5 जनवरी से 3 अगस्त के बीच का डिफरेंस निकालना है, और जो डिफरेंस आए उसमें 7 का भाग देकर विषम दिन याद कर लेंगे, और जितना विषम दिन आएगा वो अपन बुधवार में जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए जानते हैं डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं डिफरेंस क्या रहेगा। देखिएगा सबसे पहले हम जानते हैं कि जनवरी महीने में दिन कितने होते हैं, 31 में से 5 दिन निकल चुके हैं, तो 31 में से 5 गए तो कितने बचे, 26 बच गए। तो जनवरी के महीने कितने दिन बच गए, 26। अब जनवरी के बाद में आएगा फरवरी। अब फरवरी हमें देखनी पड़ेगी 28 दिन की है या 29 दिन की है, तो वो तय करेगा दिया गया वर्ष अधिवर्ष है या नहीं है। हमने देखा 96 में हम 4 का भाग देकर देखेंगे तो वास्तव में भाग पूरा पूरा चला जाएगा 24 बार, और 24 बार भाग पूरा पूरा चला गया, मतलब ये 96 जो वर्ष है ये ध्यान रखना अधिवर्ष की कैटेगरी में आता है, और अधिवर्ष की कैटेगरी में आएगा तो यहाँ पे जो फरवरी होगी वो कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। आगे बात करते हैं, फरवरी के बाद में मार्च का महीना आएगा, मार्च में जो दिन होते हैं वो 31 होते हैं, हम यहाँ 31 लिख देंगे। इसके बाद में बात करते हैं अप्रैल में दिन कितने होते हैं, 30, यहाँ हम 30 लिख देंगे। और 30 के बाद में फिर आपसे पूछेंगे मई में दिन होते हैं 31, तो ये 31 लिख दिया। फिर पूछेगा जून के अंतर्गत 30 दिन, और उसके बाद जुलाई में 31 दिन, और अगस्त की बात करते हैं तो अगस्त के अंतर्गत आपको दिन दिया जा रहे 3 तारीख तक, तो आपको यहाँ पे 3 जोड़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो इन सबको जोड़ोगे तो ये पूरा डिफरेंस निकल के आ जाएगा। और आइए जानते हैं, सबको जोड़ते हैं तो 6 और 9 15 और 1 16 और 1 17, 17 और 1 18, 3 21 का 1 हमने लिख दिया, ऊपर चल जाएगा 2 को लिखा तो 2 2 4 2 6 3 9 और 3 12 और 3 15, 15 3 18 और 3 कितने होते हैं 21। हमारे जो इन दोनों तिथियों के बीच का जो डिफरेंस है साथियों वो 211 आ गया। अब 211 से हम विषम दिन ज्ञात कर लेंगे। विषम दिन कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने जाना था लास्ट क्लास के अंतर्गत कि हम 211 में कितने का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, और 7 का भाग दिया तो 7 दिया 21, 1 में भाग जाएगा नहीं, भाग टूट गया, बोले तो 0 लग जाएगा, और शेष पर हमारे पास कितना बच गया 1। और ये जो 1 शेष पर बचता है
यही कहलाता है विषम दिन। बोलो क्या कहलाता है? विषम दिन कहलाता है। और ये जो एक है ये आप इस दिए गए वार में जोड़ दो, बुधवार में, आपका आंसर हो जाएगा। और बोलो बुधवार में हम एक जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? गुरुवार आता है। क्या आता है? गुरुवार, जो कि हमें ऑप्शन सी में दे रहा है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन के और भी कई तरीके हैं जिन पे अपन आगे जब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास लेंगे तो वहां पे मैं आपको और भी इसके तरीके बताने वाला हूं। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है कि किसी चौराहे पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा के में जाने वाली सड़कों को बताने के लिए एक खंबा लगा हुआ है। एक खंबा लगा हुआ है जिसमें चारों दिशाओं के बारे में बताया गया, मतलब इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वहां पे उत्तर दिशा की ओर जाना, दक्षिण की ओर जाना, पूर्व की ओर जाना, पश्चिम में जाने के लिए यहाँ पर एक निर्देश बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, खंबा लगा हुआ। किसी दुर्घटना के कारण वह खंबा घूम गया और वह भाग जो पूर्व दिशा की ओर संकेत करता था अब वह दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने लगा है। एक यात्री मतलब दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने लगा है। तो आप पहले ये पता करो कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है और आगे देख लेते क्या पूछ रहा है। तो बताइए, एक यात्री घूमे हुए खंबे द्वारा पश्चिम दिशा की ओर संकेत करने वाली दिशा में चल पड़ा। वास्तव में वह किस दिशा में चल रहा था ये आपको बताना है। आप जानते हैं कि चार दिशाओं का एक बोर्ड लगा हुआ था, एक खंबा लगा हुआ था, वो दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। तो वहां पर कहा जा रहा है कि जो पूर्व दिशा की ओर निर्देश था वो अब दक्षिण दिशा की ओर करने लगा है। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि उस खंबे के अनुसार एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, खंबे के अनुसार। और खंबा आपको था, खंबे को देखकर जा रहा, तो मतलब खंबा में बदलाव आ चुका है दुर्घटना के बाद में। तो फिर आपसे पूछा है कि बताओ रियल में अगर वो दुर्घटना नहीं हो रही होती तो बताओ वो व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा था, ये आपसे पूछाता है। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन में किस प्रकार हमें आंसर देना है। वो कह रहा है वह भाग जो पूर्व दिशा की ओर संकेत करता है। अब देखिएगा, ऐसा भाग जो पूर्व की दिशा की ओर संकेत कर रहा है, मतलब ये पूर्व दिशा है, चलो ठीक है। अब पूर्व की दिशा अब संकेत करने लग गया, दुर्घटना के बाद में दक्षिण की ओर संकेत करने लग गया। तो आप इतना सा ध्यान देख लीजिएगा, पूर्व से वो क्या बन गया? दक्षिण बन गया। पूर्व से क्या बन गया? दक्षिण बन गया। इसका मतलब पूर्व से दक्षिण बनने के लिए कितना डिग्री रोटेट हो गया? वो 90 डिग्री रोटेट हो गया। 90 डिग्री कौन सी दिशा में रोटेट हुआ? तो ध्यान, इधर रोटेट हुआ। और इधर ये जो एरो दर्शाता ना, ये दर्शाता है क्लॉकवाइज को। बोलो किसको दर्शाता है? क्लॉकवाइज को। इसका मतलब आप समझ के चलना कि हर दिशा उसके दुर्घटना के बाद में हर दिशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गई है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा रहा है? एक यात्री घूमे हुए खंबे के द्वारा पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, मतलब घूमने के बाद वो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। और वो तो पश्चिम दिशा में कब जा रहा है? जब वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ होगा। तो बताइए पहले वो कौन सी दिशा में था? तो ध्यान रखना, पहले वह दक्षिण दिशा की ओर था, तभी तो देखो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया और वह व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जाने लग गया। मतलब दुर्घटना के में घूमने के बाद की बात है वो कि वो पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। इसका मतलब पहले वो कौन सी दिशा की ओर जा रहा है? दक्षिण की ओर, क्योंकि हर दिशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई। तो ध्यान रखना, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि वास्तव में वो व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा था? तो पहले वो तो दक्षिण में जा रहा था, लेकिन इसके बदलाव आ गया था घूमने के कारण पश्चिम, इसलिए वो पश्चिम की ओर चल पड़ा है। तो पहले कौन सी दिशा में जा रहा था? दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? दक्षिण। तो जो शुरुआत में एक लाइन दी जा रही है उसमें आप डिफरेंस पता कर लो कि कितने का डिफरेंस है और दिशा चेक कर लो कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। वही सेम आप लास्ट में लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 5, 2, 6 को बाजार चले जाओ, 2, 6, 3 वो 263 को लिखा जा रहा है स्कूल चले जाओ, और 641 को लिखा जा रहा है जाओ और घूमो लिख दिया जाए, तो बताइए स्कूल शब्द किसके लिए लिखा गया? ये आपको ध्यान रखना। तो साथ ही इसमें हमें क्या करना है? देखो यहाँ पे 3 अंक दे रहे हैं, 5, 2, 6, तो इधर शब्द भी कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। मतलब हर एक अंक का एक शब्द कोड के रूप में आया है। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने किया भी था। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना। देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है 526 के लिए एक शब्द लिखा जा रहा है, और क्या शब्द लिखा जा रहा है? वो लिखा जा रहा है एक जगह बाजार और दूसरी जगह लिखा जा रहा है बाजार के बाद में चले, और फिर लिखा जा रहा है जाओ। बाजार चले जाओ ये लिखा जा रहा है। चलो ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो अगला हमें दिया जा रहा है 263, और 263 के बाद में एक अंक और दिया जा रहा है हमें, 641 का अंक दिया जा रहा है ना, 641 का अंक दिया जा रहा है।
तो यहां हम एक बार इन सबको मैच करते हैं कैसे कैसे हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि 263 को वो क्या लिख रहा है। 263 को लिख रहा है स्कूल चले जाओ। 263 को क्या लिख रहा है, स्कूल चले जाओ। ये लिख दिया स्कूल चले जाओ, चलो ठीक है। इसके बाद में आगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि 641 को जाओ और घूमो लिखा जाए, तो ये लिख दिया जाता है यहाँ पे जाओ और घूमो, ये लिख दिया जाओ और घूमो लिख दिया, चलो ठीक है। अब आपसे जो मैंने कल बताया था, ऐसे क्वेश्चन को पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना, जिसके बारे में पूछा था केवल उसको देखो। बताओ हमें किसके बारे में पूछ रहा है, स्कूल के बारे में पूछ रहा है, तो आप देखिएगा स्कूल आपको कहां दिखाई दे रही है, स्कूल के बारे में देखना। बाजार चले जाओ स्कूल नहीं है, जाओ और घूमो स्कूल नहीं है, स्कूल है तो केवल है सेकंड लाइन में। तो आप ये तो मानते हो ना, जब स्कूल सेकंड लाइन में आया तो इसका कोड भी केवल सेकंड लाइन में आएगा। तो इन तीनों अंकों में से उस अंक का चयन करना है जो केवल और केवल सेकंड लाइन में आए, फर्स्ट और थर्ड लाइन में नहीं आए। हमने देखा दो तो इसमें आ गया, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। हमने देखा 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। हमने देखा 3 न तो इसमें है न इसमें। अब सेपरेट आंसर आ गया कि स्कूल के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा, 3, और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो मैंने बताया था केवल जिस शब्द के बारे में आपको पूछा जाता है उस शब्द को आप देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि वह शब्द कितनी लाइनों में आ रहा है, और जितनी लाइनों में वो आ रहा है उतनी लाइनों में उनके अंक या उनके कोड को देख लीजिएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है वो आया कि किसी, यहां लिखा हुआ देखो, ए जी को आई ओ या ए जी आई ओ से वैसे संबंधित है, ए जी आई ओ से वैसे संबंधित है जैसे ई के, है ना, ई के कोई यहाँ एक इनमें से आएगा 4 ऑप्शन में से, उससे संबंधित हो जाएगा। तो ये तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब इन दोनों में आप डिफरेंस पता करो कि इनमें क्या रिलेशन है, जो रिलेशन इन दोनों में होगा वही हम इनमें लगा देंगे। ये क्वेश्चन है सादृश्यता परीक्षण का, एनालॉजी टेस्ट का है। आइए जानते हैं। एक को इसने आई लिखा, ए के नंबर 1 होते हैं, जी के नंबर 7 होते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ आई के नंबर 9 होते हैं और ओ के नंबर 15 होते हैं। क्या चेंज किया इसने, देखा हमने देखा 1 को 9 लिखा, मतलब 1 में कितना प्लस कर दिया, 8 प्लस कर दिया, चलो ठीक है। फिर देखो 7 को इसने 15 लिखा, हाँ 7 में भी इसने कितना जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, इसलिए 15 आ गए। बात तो समझ में आ गई, मतलब पहले अक्षर में भी 8 जोड़कर लिखा जा रहा है, दूसरे अक्षर में भी 8 जोड़ के लिखा जा रहा है। तो आपको भी क्या करना है, आप देखिएगा ई के नंबर कितने होते हैं, ई के नंबर 5 होते हैं, ई के नंबर कितने होते हैं, 5 होते हैं, और के नंबर कितने होते हैं, 11 होते हैं। आप पहले 5 में 8 जोड़ दीजिएगा, 5 में 8 जोड़ो, 5 में 8 जोड़ोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 13, और 13 पे कौन सा अक्षर आता है, एम आता है। फिर देखो 11 में भी आपको 8 जोड़ना, और 11 में आप 8 जोड़ोगे तो आएगा 19, और 19 पे क्या आता है, तो हम जानते हैं 19 पे एस आता है। तो आप एक ऐसा ऑप्शन देखिएगा जहां पे आपको एम और एस मिल रहा है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने देखा ऑप्शन ए में हमें एम एस मिल रहा है और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वैसे देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग की एक ब्रांच है, कोडिंग डिकोडिंग की एक शाखा सादृश्यता है ना, लेकिन इसके अंतर्गत जब इस प्रकार के लॉजिक है तभी कोडिंग डिकोडिंग है। लेकिन जब यहाँ हिंदी भाषा के शब्द मिल जाते हैं, गणित के अंक मिल जाते हैं, तो फिर वो सेपरेट एनालॉजी अलग से आ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया जा रहा है, अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों के कुछ जोड़े दिए गए हैं, चलो ठीक है। इनमें एक को छोड़कर, कोई एक होगा को छोड़कर अन्य सभी जोड़ों में दोनों शब्द एक दूसरे से विशेष प्रकार से संबंधित है। आपको सही उत्तर विकल्प के रूप में उस जोड़े का चयन करना है जो आपस में भिन्न प्रकार से संबंधित हो। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्पों में शब्दों का एक एक जोड़ा दिया गया है, और वो जो जोड़ा है उसमें वो दोनों शब्द किसी न किसी प्रकार से, विशेष प्रकार से वो आपस में संबंधित रहे हैं। लेकिन इनमें से एक विकल्प ऐसा है जो वो विशेष प्रकार से संबंधित नहीं होगा, और उसी को आपको उत्तर के रूप में चयन करना है। तो आइए जानते हैं साथियों, ये जो चैप्टर है ना, ये है हमारे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ये चैप्टर रहा है। और इसमें बात करते हैं गुजरात गांधीनगर। गुजरात का गांधीनगर से, हाँ हम जानते हैं कि गुजरात एक राज्य है और गांधीनगर उसकी राजधानी है, तो हमें शायद पता चल गया कि यहाँ पर तो जो लॉजिक चल रहा है वो चल रहा है राज्य और राजधानी का लॉजिक चल रहा है, राज्य और राजधानी का लॉजिक चल रहा है। लेकिन आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा आगे क्या चल रहा है। आगे का हिमाचल प्रदेश, शिमला, हाँ हिमाचल प्रदेश एक राज्य होता है, शिमला उसकी राजधानी होती है, सही बात है। आगे का गंगटोक सिक्किम,
चलो इसको देखेंगे। मेघालय शिलोंग, हाँ मेघालय भी एक राज्य है और शिलोंग उसकी राजधानी है। लेकिन देखो यहां हमारे बात बिल्कुल समझ में आ गई, गंगटोक सिक्किम। हमें पता है कि राज्य भी है राजधानी भी है, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक की, हमें यह भी पता है। लेकिन इसने शुरुआत में क्या दे दिया, राज्य के स्थान पर दे दिया राजधानी, और राजधानी के स्थान पर दे दिया इसने राज्य। और यही बात इस क्वेश्चन में बिल्कुल, यही ऑप्शन हमें अलग के रूप में दिखाई दे रहा है। और हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, हाँ गंगटोक की राजधानी सिक्किम है, जबकि ध्यान रखना गंगटोक तो खुद राजधानी है, सिक्किम उसका क्या है, राज्य ही, आपको ध्यान रखना। तो इन चारों विकल्पों में सबसे डिफरेंट विकल्प कोई होगा तो वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आया PROQ को TVSU लिखा जाता है, तो बताइए XZWY को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सादृश्यता का ही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। बोलो P के नंबर कितने होते हैं, 16, R के 18, O के 15, Q के 17। मतलब इन शब्दों के अगर हम नंबरिंग कर देंगे ना तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। इधर देखा तो टी के नंबर होते हैं 20, इसके होते हैं 22, इसके होते हैं 19, इसके होते हैं 21। इधर देखा तो इसके 24, इसके 26, इसके 23 और इसके 25 होते हैं। अब देख लीजिएगा ये जो चार अक्षर है इनके कोड 4 के रूप में दिए जा रहे हैं। तो देखो इसने क्या किया, 16 से इसने पहले 20 बना दिया। तो 16 से 20 कैसे बनाया, तो हम कहेंगे 16 में कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, इसलिए 20 आ गया होगा। फिर देखो 18 से इसने 22 बना दिया, हाँ 18 में भी 4 जोड़ दिया इसलिए 22 हो गया होगा। आगे देखा 15 और यहाँ 19, हाँ 15 में 4 जोड़ दिया इसलिए 19 हो गया। और 17 और यहाँ लिखा जा रहा है 21, 17 में 4 जोड़ दिया 21। तो हमारा एक लॉजिक निकल के आ गया कि सारे अक्षरों में 4-4 अक्षर जोड़ के आगे वाला अक्षर लिखा जा रहा है। तो हमें भी क्या करना है, सबसे पहले 24 में आप 4 जोड़ दीजिएगा। 24 में 4 जोड़ेंगे 28 में तो कोई अक्षर आता नहीं है क्योंकि 26 लास्ट होते हैं, तो फिर ए और बी से स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना 26 दो तो उधर अक्षर कवर हो गए और आगे वापस शुरू से हो जाएंगे, तो ए और बी, तो ये ध्यान रखना। फिर 26 में आप 4 जोड़ोगे तो वही कहानी, 26 से 4 30 अक्षर होते नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो 4 पर डी आता है। फिर लिखा 23 से 4 27 पे ए आएगा, और 25 से 4 29 के ऊपर आपको पता होगा क्या आएगा, तो हम कहेंगे सी आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा BDAC, और BDAC ये ऑप्शन सी में मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, किसी घड़ी में 6 बजे दोनों सुइयों की परस्पर स्थिति होगी। दोनों सुइयों की परस्पर स्थिति होगी, क्या स्थिति होगी आइए जानते हैं। जब घड़ी में 6 बजते हैं तो बताइए घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो विपरीत अवस्था में होती है। जब 6 बजते हैं तो बताओ क्या लंबवत होती है, क्या वह समांतर होती है, या इनमें से कुछ भी नहीं होती है, ये हमें ध्यान देना है। तो आइए जानते हैं, हम घड़ी बनाकर देखते हैं, अपने आप हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में 6 बजे क्या होता है। ये घड़ी बना दी हमने, ये घड़ी बनाई है, और घड़ी के अंतर्गत अपन देखते हैं कि क्या ये घड़ी बना दी। अब घड़ी के अंतर्गत हम हमारा समय रखकर देखते हैं और अपने आप हमें पता चल जाएगा अभी कि वास्तव में कि क्या बदलाव आता है। ठीक है, देखते हैं। घड़ी के डायल अंक भी दर्शा देते हैं जिससे आपका समझने में और आसानी हो जाएगी, है ना। घड़ी के डायल अंक दर्शा देते हैं। अब देखते हैं आपका समय कहा जा रहा है, किसी घड़ी में 6 बजे, किसी घड़ी में कितना बजे, 6 बजे। अब बताओ घड़ी में 6 कैसे बजते हैं साथियों, तो हम कहेंगे 6 इस प्रकार बजते हैं, है ना। 6 ऐसे बजेंगे कि घंटे की सुई रहेगी बिल्कुल फिक्स 6 के ऊपर रहेगी, है ना, फिक्स 6 पे रहेगी। और जो मिनट की सुई रहेगी वो रहेगी फिक्स 12 पे रहेगी। किस पे रहेगी, 12 पे रहेगी। इस प्रकार ये समय होने वाला है। जो घंटे की सुई रहेगी वो फिक्स 6 पे रहेगी और मिनट की सुई फिक्स 12 पर रहेगी। अब बताइए आपसे, ये जो दोनों सुइयां हैं इनमें से क्या दिखाई दे रही है, विपरीत दिखाई दे रही है क्या, हाँ वास्तव में दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये उत्तर दिशा की ओर है तो घंटे की सुई देखो दक्षिण दिशा की ओर है। तो एक बात हो गई कि दोनों के बीच में जो वास्तव में स्थिति बन रही है वो विपरीत स्थिति बन रही है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री ऐसी स्थिति में दिख नहीं रही है। समांतर का मतलब होता है क्या, जहां मिनट की सुई है उसके ऊपर ही घंटे की सुई है क्या, नहीं ऐसी स्थिति भी नहीं आ रही है। तो हम कहेंगे कि इन दोनों सुइयों के बीच में जो स्थिति हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, वो स्थिति कौन सी होगी साथियों, वो विपरीत होगी। और विपरीत को ही हम बोलते हैं हमारी भाषा में कि दोनों सुइयां जो है वो कितने डिग्री का कोण बना रही है,
180 डिग्री का कोण बना रही है। जब लंबवत की बात करते हैं तो हम कहेंगे 90 डिग्री कोण बना रही है, और जब समांतर की बात करते हैं तो हम कहते हैं 0 डिग्री। और हमने देखा कि घड़ी के अंतर्गत मेनली ये 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में। तो 0 डिग्री वाली स्थिति को समांतर बोलते हैं, 90 डिग्री वाली स्थिति को लंबवत बोलते हैं, और 180 डिग्री वाली स्थिति को विपरीत बोलते हैं। तो आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों को यदि प्राकृतिक चढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो चौथे स्थान पर कौन सा शब्द होगा। निम्नलिखित शब्दों को प्राकृतिक चढ़ते हुए क्रम में, मतलब प्रोसेस के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, इनको हम चढ़ते हुए क्रम में बोलो तो आरोही क्रम में अगर इनको हम व्यवस्थित करते हैं तो कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा, ये आपसे पूछ रहा है इनमें से। अब आपके पास ये शब्द क्या क्या दे रखे हैं, एक शब्द दे रखा भेड़, एक दे रखा कोट, एक दे रखा कपड़ा, एक दे रखा धागा और एक दे रखा ऊन। ये आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले नंबर पे अगर अपन बात करते हैं तो इनमें से सबसे पहले क्या आएगी, तो ध्यान रखना साथियों, सबसे पहले नंबर पे भेड़ आएगी। क्या आएगी, भेड़ आएगी। चलो ये भेड़ लिख दिया। अब चढ़ते हुए क्रम में लिखना आपको, भेड़ से इनमें से क्या प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है। तो यहां पर अपन ऊन लिख देंगे। बताओ ऊन से क्या बनता है, ऊन से क्या बनता है, एक बार वापस लिखते हैं। तो आइए साथियों इनको हम जमाते हैं। सबसे पहले भेड़, कोट, कपड़ा, धागा, ऊन में से क्या आएगा, तो हमें पता है इनमें से सबसे पहले भेड़ होगी, है ना। और भेड़ से हमें क्या मिलेगी, भेड़ से ऊन प्राप्त होती है, ये ऊन लिख दिया। ऊन से हम क्या बनाते हैं, ऊन से हम धागा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं। चलो ठीक है। और धागा से फिर क्या बनता है, धागा से हम कहेंगे कपड़ा बनता है। और कपड़े से क्या बनता है, कपड़े से कोट बनता है। साहब क्या बनता है, कोट बनता है। तो ये इसका बिल्कुल चढ़ता हुआ क्रम हो गया, ये इसका आरोही क्रम हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका चौथा स्थान कौन सा होगा, ये जानना। पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। और चौथे नंबर पे स्थान अगर आपसे पूछा जाएगा तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, कपड़ा, जो कि हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये जो क्वेश्चन आया नहीं आया उस चैप्टर से जो हम पढ़ रहे थे, शब्दों का तार्किक क्रम पढ़ रहे थे, जिन्हें कुछ प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें जमाना होता है, उसी से ये क्वेश्चन आया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जानते हैं कौन सा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा है कि भोजन करने के लिए एक गोल मेज के चारों ओर ए बी सी डी ई तथा एफ व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि ए बेटा है बी के ठीक सामने। चलो इन बातों को बाद में देखेंगे। हमें सबसे पहले कह रहा है भोजन करने के लिए गोल मेज के चारों ओर ए बी सी डी ई और अब 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो 6 व्यक्तियों के लिए पहले हम एक गोल मेज तैयार करेंगे, ठीक है। और एक गोल मेज तैयार करते हैं। ये गोल मेज हमने तैयार कर ली, इस तरफ ये गोल मेज तैयार कर ली, ये गोल मेज हमने तैयार कर ली, ठीक है। अब इस गोल मेज के अंतर्गत हमें दर्शाना है कि कौन कहां बैठेगा। अब बताइए कितने व्यक्ति बैठे हैं इसके अंदर, 6 व्यक्ति बैठे हैं। और 6 व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्ति को 6 के 6 व्यक्तियों को हम बिठा देंगे इस प्रकार, आमने सामने बिठाना सबको, ताकि जैसा जैसा कहें वैसा वैसा हमारा सेट हो जाए, है ना। और इसके सामने फिर आप इसको बिठा दीजिएगा इधर। ये 6 व्यक्ति बिठा दिए साहब। अब आगे क्या कह रहा है कि ए बेटा है बी के ठीक सामने। मैंने कहा ना कि जब सामने की बात आए, अगल बगल की बात आए, है ना, और पड़ोसी की बात आए, इन क्वेश्चन से ऐसी लाइन आती है तो वहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का एक फंडा है, हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए जिस लाइन में दायां या बायां मिल जाए वहीं से स्टार्ट करना है। तो आगे देखते हैं, इस लाइन को छोड़ेंगे अभी। ए बेटा है बी के ठीक सामने, छोड़ दो। आगे कह रहा है बी बेटा है सी के बाईं ओर। बिल्कुल सही बात है साहब, यहां से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। बी बेटा है सी की बाईं ओर, तो हमें पता है बाईं ओर जो हमें चाहिए वो मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हमेशा नीचे बैठे व्यक्ति से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ बी को बिठाए सी को बिठाए, तो मैंने ये भी बात कही थी कि जिसके साथ में के लगा होता है उसी को नीचे बिठाना होता है। और के किसके साथ लगा हुआ है, सी को, तो यहाँ सी को बिठा देंगे। आगे कह रहा बी बेटा सी के बाईं ओर, सी का बाईं ओर इधर, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, बी बैठ जाएगा। अब आपने लाइन छोड़ी थी, ए बेटा है बी के ठीक सामने। बताओ बी के ठीक सामने कौन बेटा है, ए बेटा है, यहाँ ए को बिठा दिया। अब 6 व्यक्ति है, 6 में से 3 को बिठा दिया, 3 को और बिठाना। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, जबकि बी दाईं ओर है एफ के, जबकि बी जो है वो दाईं ओर है एफ के। किसके, दाईं ओर है एफ के। चलो ठीक है, ये जो बी है ना दाईं ओर है एफ के, तो एफ यहां आ जाएगा क्योंकि एफ का वो जो भाग होता है वो बायां हो जाएगा और नीचे की तरफ दायां हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि बी जो है एफ के दाईं ओर बैठा, तो बिठा दिया। अब आगे क्या कह रहा है,
आगे कह रहा है सी बेटा है डी के बाईं ओर, सी बेटा है डी के बाईं ओर। अब सी जो है वो डी के बाईं ओर बेटा, तो डी को आप यहां बिठा दीजिएगा, क्योंकि डी का दायां ये हो जाएगा तो डी का बायां ये हो जाएगा, तो सी हो जाएगा डी के बाईं ओर। अब आगे क्या कह रहा है, तथा ई बेटा है एफ के दाईं ओर, ई जो बेटा है वो बेटा है एफ के दाईं ओर। साथ ही यहाँ दाईं ओर नहीं, यहाँ बाईं ओर आएगा, यहाँ मिस हो गया, क्या आएगा, बाईं ओर आएगा, है ना। जो ई बेटा है वो एफ के बाईं ओर बेटा है, और ई जो बेटा है एफ के बाईं ओर, अपने आप एक स्थान बचा और यहीं पर ई आएगा, ये आपको ध्यान रखना, और ये एफ के बाईं ओर भी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, अचानक डी तथा ई, अचानक डी तथा ई और एफ और बी ने परस्पर अपने स्थान बदल लिए। इनके स्थान बदलो पहले, ये क्या कह रहा है, कौन कौन स्थान बदलते हैं, आइए जानते हैं। स्थान बदलने वाले जो है वो कह रहे हैं कि एक तो डी और ई है, इसका मतलब डी के स्थान पे तो कौन आ गया, ई आ गया, और ई के स्थान पे कौन आ गया, डी आ गया। चलो इन दोनों ने स्थान बदल लिया। फिर क्या कहता है, एफ तथा बी ने भी परस्पर स्थान बदल लिया, तो बी के स्थान पे तो आ गया एफ और एफ के स्थान पे आ जाएगा बी, ये भी हमने लिख दिया। अब आगे क्वेश्चन क्या पढ़ा जा रहा है, तो बताइए डी के बाईं ओर अब कौन बेटा है, डी के बाईं ओर कौन बेटा है। पहले डी को देखो, यहाँ पे डी यहाँ, और डी के बाईं ओर, डी का मुख इस दिशा में है, और इस दिशा का मतलब जैसे कि हम ऐसे बैठते हैं तो हमारा बायां ये होता है, हमारा दायां ये होता है, तो इसी प्रकार डी का बायां इधर होगा। और ये कह रहा है कि डी के बाईं ओर कौन बेटा है, तो डी के बाईं ओर कौन बेटा है, तो ध्यान रखना ए बेटा है, जो कि हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान। तो मेन है साथ ही उसमें सीटिंग अरेंजमेंट का डायग्राम बिठाना इंपॉर्टेंट है, आंसर देना बड़ी बात नहीं होती है। और इसकी भी मैंने एक प्रॉपर बात बता दी आपको बैठक व्यवस्था की भी, कि आपको जहां तक क्वेश्चन में किसी भी एक लाइन में दायां बायां नहीं मिले तब तक आप क्वेश्चन को स्टार्ट मत किया करो, अपने आप हर क्वेश्चन का आंसर आएगा। और धीरे धीरे हम इस 30 दिनों के सेशन के अंतर्गत मैं आपको धीरे धीरे लेवल के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, लेकिन तरीका एक ही रहेगा, जो हम डेली कर रहे हैं उसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है ना, कि नीचे दिए गए कथनों के आधार पर संभावित निष्कर्ष दिए गए हैं, तार्किक दृष्टि से कौन सा निष्कर्ष दोनों कथनों का अनुसरण करता है। ये जो चैप्टर है साथियों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का, जिसका नाम है न्याय वाक्य। क्या नाम है, न्याय वाक्य है, ये आपको ध्यान रखना, जिसको इंग्लिश में सिलोइज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलोइज्म बोलते हैं, ठीक है। न्याय वाक्य से क्वेश्चन दिया गया, आपको दो कथन दिए जा रहे हैं, और इन दोनों कथनों के आधार पर इन चार निष्कर्ष में से आप कौन सा निकाल सकते हो वो आपको देखना है। साथियों ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 3 रूल याद रखने पड़ेंगे। कितने रूल याद रखने पड़ेंगे, 3। सबसे पहले रूल की मैं अगर बात करूं आपको, रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है कि अगर आपका कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। तो पहला रूल तो आप सबको समझ में आ गया होगा, कथन पॉजिटिव है तो फिक्स बात है निष्कर्ष भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। चलो ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि हम सभी को कुछ कह सकते हैं, हम सभी को क्या कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, सभी को कुछ कह सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सभी को कुछ कह सकते हैं लेकिन कुछ को सभी नहीं कह सकते हैं, कुछ को सभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा अच्छी तरह से, मैं कह दूं कि सभी छात्र बीएड धारक है और फिर उससे एक निष्कर्ष बोलूं कि कुछ छात्र बीएड धारक है, तो आप क्या कहेंगे, जब सभी छात्र बीएड धारक है तो कुछ तो अपने आप में होने हैं। लेकिन यही बात मैं कह देता कुछ छात्र बीएड धारक है और निष्कर्ष में कह देता सभी छात्र बीएड धारक है, तो आप कहते हैं नहीं, हमें जानकारी केवल कुछ छात्रों की मिल रही है, हम हमारी तरफ से कैसे कह सकते हैं सभी छात्र बीएड धारक है। इसलिए हम सभी को तो कुछ कह सकते हैं लेकिन कुछ को सभी नहीं कह सकते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम चेक करते हैं, तो दूसरा रूल हमें ये ध्यान रखना। और तीसरे नंबर पे ध्यान रखना, ये जो आपको शब्द दिए जा रहे हैं, ये जो शब्द होता है हमेशा पहला शब्द जहां सब में मिल रहा है आपको, ये शब्द हमेशा कहलाता है हेडिंग। क्या कहलाता है, हेडिंग। दूसरा जो सब्जेक्ट शब्द आता है वो कहलाता है सब्जेक्ट, और तीसरा जो शब्द आता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा सब्जेक्ट के आगे, सबके आगे हेडिंग आ रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट के आगे कहीं भी हेडिंग नहीं दिख रही है आपको। ऑब्जेक्ट के आगे डायरेक्ट क्या दिख रहा है आपको, सब्जेक्ट दिख रहा है। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट, हमें ये दिखाई नहीं देता है लेकिन ऑब्जेक्ट के आगे भी हेडिंग आती है, और वही हमारा तीसरा रूल है। और तीसरा रूल क्या हो रहा है तो देखते हैं। अगर आपका दिया गया कथन सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट से पहले हेडिंग आती है हमेशा कुछ। बोलो क्या आती है, कुछ आती है। और दिया गया कथन नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट से पहले हेडिंग आती है हमेशा कोई नहीं। बोलो क्या आती है, कोई नहीं। इन 3 रूल को याद रखो और इन तीनों रूल के आधार पर आप हर क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे पाओगे। आइए जानते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है
तीन रूल याद किए थे, कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन नेगेटिव तो निष्कर्ष नेगेटिव। सभी को कुछ कह सकते हैं, कुछ को सभी नहीं कह सकते हैं। कथन पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट से पहले हेडिंग कुछ आ जाएगा, नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट से पहले हेडिंग कोई नहीं आ जाएगा। अब देखते हैं आपका जो कथन दिया जा रहा है, कुछ साड़ियां प्लास्टिक है, पॉजिटिव कथन है। फिर कह रहा है सभी प्लास्टिक लकड़ी है, कथन कैसा है, पॉजिटिव है। चलो ठीक है, अब आपको ये देखना दोनों कथन पॉजिटिव है, दोनों कथन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से पहले हेडिंग क्या आती है, कुछ आती है ना। तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट क्या है, प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक के आगे हेडिंग क्या आएगी, कुछ आएगी। यहां लकड़ी है और लकड़ी से पहले हेडिंग क्या आएगी, कुछ आएगी। अब इसको क्या करेंगे अपन, दोनों तरफ से बोल सकते हैं, कुछ साड़ियां प्लास्टिक है और इधर से बोलोगे कुछ प्लास्टिक साड़ियां है। ये क्या, सभी प्लास्टिक लकड़ी है तो इधर बोलेंगे कुछ लकड़ी प्लास्टिक है। अब एक एक को अपन पढ़ के देखते हैं। सभी लकड़ी साड़ियां हैं, सभी लकड़ी साड़ियां हैं। अब देखो लकड़ी कहां पर है, यहां पर है, साड़ियां कहां पर है, यहां पर है। तो अब आप जानते हैं साथियों, लकड़ी यहां पे है, साड़ियां यहां पे है, तो एक शब्द तो दूसरी लाइन में आ रहा है और एक शब्द पहली लाइन में आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इन दोनों कथनों को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। और कनेक्ट ऐसे नहीं होता, कनेक्ट करने की दो शर्तें होती है। और दो शर्तें क्या क्या होती है, आइए जानते हैं। पहली शर्त तो होती है कि दोनों कथनों में कोई हमें एक कॉमन वर्ड मिलना चाहिए, एक कॉमन शब्द मिलना चाहिए। और दूसरी बात है, केवल कॉमन शब्द से काम नहीं चलेगा, किसी एक कॉमन शब्द के साथ में हेडिंग या तो सभी आना चाहिए या कोई नहीं आना चाहिए। जब ये दोनों बातें लागू हो जाती है तो ध्यान रखना, वो दोनों कथन कनेक्ट हो जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि हमें एक शब्द मिल रहा है लकड़ी के रूप में और दूसरा हमसे पूछा जा रहा है साड़ियों के बारे में। हमें कह रहा है कि सभी लकड़ी साड़ियां हैं, तो लकड़ी यहाँ पे है, साड़ी यहाँ पे है, हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने की दो शर्तें होती है, कॉमन शब्द हाँ आ रहा है, कॉमन प्लास्टिक प्लास्टिक है। एक प्लास्टिक के साथ सभी आना चाहिए, इसके साथ तो कुछ आ रहा है लेकिन इसके साथ सभी एक के साथ आ जाना चाहिए। आ गए तो हम कहेंगे कि इसको काट देंगे। लेकिन अब हमारे पास क्या बचा, देखो कुछ लकड़ी साड़ियां हैं, लेकिन ये कह रहा है सभी लकड़ी साड़ियां हैं। हमने कहा हम कुछ को सभी नहीं कह सकते हैं, इसलिए हमारा ये पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ लकड़ी प्लास्टिक है। अब देखो लकड़ी यहाँ पे, प्लास्टिक यहाँ पे है, ये केवल उस निष्कर्ष के लिए कटा है, ये इस निष्कर्ष के लिए वापस आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अभी कह रहा है कि कुछ लकड़ी प्लास्टिक है, तो देखो बोल के देखो, कुछ लकड़ी प्लास्टिक है, कुछ लकड़ी प्लास्टिक है, बोलने में आ रहा, पढ़ने में आ रहा, सही हो जाएगा। आगे देखो, कुछ लकड़ी साड़ियां हैं। अब देखो लकड़ी यहाँ पे है, साड़ी यहाँ पे है, कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट कर दिया था, काटना पड़ेगा, काट दिया था। देखो कुछ लकड़ी साड़ियां हैं, कुछ लकड़ी साड़ियां, पढ़ने में आ रहा, बिल्कुल बात सही हो जाएगी। और आगे कह रहा है सभी साड़ियां लकड़ी है। अब साड़ियां यहाँ पे, लकड़ी यहाँ पे, कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट हो जाएगा, कट भी जाएगा, लेकिन बोल के देखो कुछ साड़ियां लकड़ी है और आप कह रहे हो सभी साड़ियां लकड़ी है। नहीं साहब, कुछ को सभी नहीं कह सकते हैं, इसलिए हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इन चारों निष्कर्षों में जो दो निष्कर्ष निकले कौन कौन से हैं, दूसरा और तीसरा, जो कि हमें ऑप्शन डी में मिल रहा है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन के आंसर निकालने का वैसे देखा जाए तो पूरी समरी आपको बता दी, बाकी कॉन्सेप्ट जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे वहां और आपका डिटेल से क्लियर होने वाला है। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। देखो क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, प्रकाश अरुण से भारी है, प्रकाश अरुण से भारी है जो वरुण से हल्का है। प्रबोध प्रकाश से हल्का है और वरुण से भारी है। जब उन्हें उनके भार के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था तो उनमें से कौन ऊपर से तीसरे स्थान पर होगा। तो इनको लिखते हैं अपन जैसा जैसा हमें कहा जाए। प्रकाश अरुण से भारी है, यहां हम लिखेंगे प्रकाश को, ठीक है, प्रकाश लिख दिया। किससे भारी है, अरुण से भारी है, तो अरुण को थोड़ा सा अपन नीचे लिख देंगे, चलो ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, जो वरुण से हल्का है, जो हमेशा आता है सेकंड पर्सन के लिए, और सेकंड पर्सन कौन है, अरुण। ये अरुण वरुण से हल्का है। अब वरुण को अपन कहां बिठाएंगे, वरुण यहां भी आ सकता है, वरुण यहां भी आ सकता है। एक बार के लिए अपन यहां वरुण को लिख देते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे, चलो ठीक है। आगे कह रहा है प्रबोध जो है वो प्रकाश से हल्का है, प्रबोध प्रकाश से हल्का है, तो प्रबोध प्रकाश के नीचे आएगा, लेकिन कहां आएगा ये पता नहीं है। और वरुण से भारी है, और वरुण से भारी है, और जो शब्द आता है फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, इसका मतलब ये और प्रबोध के लिए आया है ना। और प्रबोध जो है वो वरुण से भारी है, वरुण से भारी है, प्रबोध यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन प्रकाश से क्या है, वो हल्का है, चलो ठीक है, ये लिख दिया। अब व्यक्ति कितने देर गए, प्रकाश अरुण वरुण, प्रकाश आ गया, वरुण आ गया, अरुण आ गया, प्रबोध आ गया, तो चारों व्यक्ति कवर हो गए। अब आपसे पूछा उनमें से ऊपर से तीसरे क्रम पर कौन होगा, और तीसरे क्रम में पूछा कौन होगा, वरुण होगा, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया जा रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, निम्नलिखित के साथ तीन अक्षरों का कौन सा सेट जोड़ा जाए कि एक सार्थक शब्द बन जाए।
इन शब्दों में एक 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसमें जोड़ेंगे तो एक शब्द बन जाएगा और उसी को आपको पता करना है और उस शब्द का अर्थ भी निकल जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो आइए जानते हैं इसमें क्या ओसी के जोड़े तो हाँ एक शब्द बन जाता है ब्लॉक, बात तो सही है। लेकिन इसमें REM तो रिमोक बन सकता है, लेकिन यहां पे देखो BEHOC के क्या शब्द बनेगा, तो ये तो नहीं जुड़ेगा। आगे देखा IND, हाँ IND इसमें जुड़ सकता है। BL में IND जोड़ो, हाँ एक शब्द बन जाता है ब्लाइंड, बिल्कुल सही बात है, इसका अर्थ अंधा होता है। REM में IND जोड़ो, हाँ REM में IND जोड़ेंगे तो एक शब्द बन जाएगा रिमाइंड, बिल्कुल सही बात है, याद करना। BEH में एक शब्द जोड़ते हैं IND तो बिल्कुल एक शब्द बन सकता है बिहाइंड, जिसका मतलब होता है पीछे, बिल्कुल सही बात है। आगे एक शब्द लिखा हमने GR और GR के आगे आप IND जोड़ोगे शब्द बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है ग्राइंड, जिसका होता है पीसना। और K के आगे आप अगर IND शब्द जोड़ेंगे तो एक शब्द बन जाएगा काइंड, जिसका अर्थ दयालु होता है, बिल्कुल सही बात है। ये IND शब्द अगर इनके सबके पीछे जोड़ दें तो एक सार्थक शब्द के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। ये आपको जानना, ये वर्णमाला परीक्षण का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है एक 16 सेंटीमीटर वाले घन को जब 4 सेंटीमीटर वाले घनों में विभाजित किया जाता है, इस प्रकार कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। देखिएगा घन का जो माप दिया जा रहा है 16 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, लेकिन 16 सेंटीमीटर के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि 4-4 सेंटीमीटर के घनों में आपको काटना है, और 4-4 सेंटीमीटर के घनों में काटना है तो टुकड़े निकालो कितने आ जाएंगे। 4 का भाग 16 में दिया तो 4 टुकड़े बनेंगे। कितने टुकड़े बनेंगे? 4 टुकड़े बनेंगे। और ध्यान रखना जितने टुकड़े बनते हैं उसका क्यूब कर दिया करो, वही आपका आंसर हो जाएगा। और 4 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है? 64 होता है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हम जब पासा मानक पासा के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे या कॉन्सेप्ट बेस्ड पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां और क्लियर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कथन पहाड़ी और कोहरे वाले क्षेत्रों में यातायात संकेतों के लिए अधिक तीव्रता के प्रकाश का उपयोग किया जाना चाहिए। अधिक तीव्रता के प्रकाश का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है? हाँ, कोहरे वाले क्षेत्रों में यातायात दुर्घटनाओं से बचने के लिए उपयुक्त क्षमता के प्रकाश का संकेत का प्रयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना। अगर आपको दुर्घटना से बचना है तो जरूर इस प्रकार का कदम हमें उठाना चाहिए। और आगे कह रहा नहीं, इस प्रकार के अधिक तीव्रता वाले प्रकाश से बिजली की खपत अधिक होती है। नहीं, ऐसा कोई ठोस से आपको तर्क नहीं है, ये कोई ठोस तर्क नहीं है। इसलिए हम कहेंगे इसका जो प्रबल, इसका जो ठोस तर्क है वो केवल और केवल कौन सा है? एक है ना। मतलब ये उसका कोई आपको पता, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यदि ट्रक एक ठोस है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के सेशन का हम यही समापन करते हैं। आप कमेंट करके बताना आज की क्लास आपको कैसे लगी। धन्यवाद।